चलो वेलकम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो कल हमने स्टार्ट किया था फिजिकल सेक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने देखा था द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब इस चैप्टर में हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है और उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, देन जिसमें हमने कंसिडर किया था फर्स्ट पॉइंट रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जनरली क्या बताता है हमें, हाउ रैपिडली रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। मतलब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन हमेशा कंडीशन याद रखो, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। हम रेट ऑफ रिएक्शन आइदर रिएक्टेंट के डेटा से निकाल सकते हैं या प्रोडक्ट के डेटा से भी निकाल सकते हैं, आइदर और। तो रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कल हमने डिस्कस किया था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर रिएक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। दोनों की डेफिनेशन क्या है, मतलब द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और किस तरीके से लिखना है, रिप्रेजेंटेशन करना है, वो भी कल हमने देखा था। वही पार्ट फिर से यहाँ पर भी आने वाला है इंस्टेंटेनियस रेट। तो आज हम देखते हैं व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर एक आधी रिएक्शन चालू हो गई तो तुरंत 1 सेकंड के बाद ही मुझे, 1 या 2 सेकंड या 10 सेकंड के बाद ही मुझे क्या करना है, रिएक्शन का रेट निकालना है। मतलब रिएक्शन का रेट अगर इंस्टेंटली हम निकालते हैं देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। So how will we define instantaneous rate of reaction? The rate of reaction at a specific instant. एक स्पेसिफिक इंस्टेंट को अगर आपको रेट मिलता है रिएक्शन का देन इट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब स्पेसिफिक इंस्टेंट मतलब जल्दी से, वेरी शॉर्ट। जैसे अब एवरेज में कैसा होता है, टाइम पीरियड काफी लॉन्ग होता है। मतलब मैंने कल कहा था 1 साल की एक रिएक्शन चलती है तो आप जनरली क्या करते हो, आज रीडिंग ली तो कल एक दूसरी रीडिंग। आज रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आपने देखा, चेक किया, नोट डाउन किया, तो फिर आप कब आओगे, कल आओगे, फिर कब आओगे, परसों आओगे, डेली आप चेक करोगे कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन इंस्टेंटेनियस में वैसा नहीं है, पहले 10 मिनट में कहो, पहले आधे घंटे में कहो, आपने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेक किया। मतलब मैंने 10 बजे रिएक्शन स्टार्ट की, उस टाइम कॉन्सेंट्रेशन था 5 मोलर, तो मैंने 10:30 बजे क्या किया, फिर से कॉन्सेंट्रेशन चेक किया तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन मिला 4.5 मोलर। मतलब टाइम पीरियड मैंने क्या किया, वेरी शॉर्ट किया। एवरेज में क्या था, एक दिन पर मैंने क्या किया था, रीडिंग ली थी। इंस्टेंटेनियस में टाइम पीरियड मैंने क्या किया, और शॉर्टर एंड शॉर्टर बनाया। जितना आप टाइम पीरियड को शॉर्ट एंड शॉर्टर बनाओगे उतना आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस रेट मिलेगा। मतलब ये इंस्टेंटेनियस रेट कब निकाला जाता है, एट अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड या वेरी शॉर्टर टाइम पीरियड, काफी शॉर्ट टाइम पर निकाला जाता है। मतलब रिएक्शन स्टार्ट की 10 मिनट के बाद ही मैंने दूसरी रीडिंग ले ली, कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हुआ ये चेक किया। जितना आप कम करोगे उतना इंस्टेंटेनियस रेट आपको ज्यादा मिलेगा। मतलब अब मुझे बताओ, आपने रीडिंग ली एवरेज रेट में आज और फिर कल देखा, एक दिन का गैप लिया, वहां पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन 10 बजे मैंने रिएक्शन स्टार्ट की और 10:05 पर मैंने कॉन्सेंट्रेशन चेक किया तो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा, अभी उतना आपने टाइम ही नहीं दिया रिएक्शन होने के लिए। तो वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आपका कैसा आएगा, काफी कम आएगा। मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यहां पर क्या होगा, लेस होगा। तो दैट चेंज इज वेरी स्मॉल, उसे हम डिनोट करेंगे किससे, डी से, डीसी अपॉन डीटी। ये नोट डाउन करेंगे। टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 5 मिनट में ही आपने क्या किया, रीडिंग ले ली दूसरी टाइम की भी। मतलब इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड स्मॉल टाइम पीरियड चेंज को आपने क्या किया, रिएक्शन का रेट निकाला। तब जो रेट मिलेगा उसे आप क्या कहोगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब दोनों में डिफरेंस याद रखो क्या है,
एवरेज में क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आपको लार्ज मिलता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, मतलब काफी स्मॉल मिलेगा। वही टाइम पीरियड के बारे में भी होगा। एक दिन आपने रुका था मतलब 24 आवर्स, यहां पर सिर्फ 5 मिनट में ही आपने रीडिंग ले ली दूसरी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट, दिस इज एवरेज रेट। तो एवरेज रेट के बारे में हमने डिस्कस किया। और केमिस्ट जो होते हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड किस में होते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट में। कौन एक दिन तक रुकेगा, जल्दी से हमें रेट चाहिए ताकि जल्दी से हम रिएक्शन की स्टडी कर सके। अब मैं कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा। मान लो मैंने क्या किया है, ग्राफ प्लॉट किया है किसके वर्सेस, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। देखो वाई एक्सिस के ऊपर मैंने क्या लिया, कॉन्सेंट्रेशन लिया, और एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने क्या लिया, टाइम लिया। चलो दो ग्राफ मैं निकालता हूं, दो ग्राफ आपको करेक्ट बताना है किसके लिए कौन सा ग्राफ है। यहां पर भी वही है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब फर्स्ट ग्राफ एंड सेकेंड ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए है या प्रोडक्ट के लिए, व्हाई। यस देखो ये कॉन्सेप्ट है, मैंने कल ही बताया था। एक कॉन्सेप्ट याद रखो, जब भी रिएक्शन आगे बढ़ती है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। जिसने ये पॉइंट याद रखा है उसके लिए चैप्टर काफी सिंपल है। देखो जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होगा मतलब आपकी रिएक्शन आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे देखो ये कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है। मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, रिएक्टेंट का। ये ग्राफ किसके लिए होगा, रिएक्टेंट। और नो डाउट ये ग्राफ प्रोडक्ट के लिए होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होता है, टाइम बढ़ता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। देखो ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। नाउ अगर यहां से मुझे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है इस ग्राफ से, तो आई हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट टू दिस कर्व। एक स्पेसिफिक इंस्टेंट नहीं है ना, देखो स्लोली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, काफी टाइम लग रहा है इसको डिक्रीज होने के लिए। मुझे इंस्टेंटली निकालना है, तो इंस्टेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट टू दिस कर्व। अगर मैं इसको टेंजेंट निकालता हूं, टेंजेंट थोड़ा सा ग्राफ में दिखाता हूं इस तरीके से, तो ये पॉइंट देखो यहां पर ये टच करता है कर्व को। सो इस टाइम पर मुझे क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस रेट मिलेगा। फाइंड आउट द स्लोप। स्लोप कैसे निकालना है पता है सबको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 10 स्टैंडर्ड का है। तो यहां पर मुझे बताओ स्लोप आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। अभी थोड़ा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को सिंपल जाएगा। चलो जिनका मैथ नहीं है, सिंपल कंडीशन याद रखो। हाँ, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा ग्राफ आने वाले हैं। नियर अबाउट 15 टू 20 ग्राफ हमें देखना है, और ग्राफ के ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, स्लोप क्या है, ये सब कुछ पूछा जाता है। तो शायद मैंने सरफेस केमिस्ट्री में बताया होगा। नहीं नहीं ये पूरा, हाँ ये पैराबोलिक क्यों दिखाया है, ये ओवर द कोर्स दिखाया है मैंने, पूरी रिएक्शन होने तक, रिएक्शन कंप्लीट होने तक कॉन्सेंट्रेशन का चेंज कंसिडर किया है। ये पूरा मैंने क्या किया, पूरा कोर्स रिएक्शन कंप्लीट होने तक निकाला है। तब वो रिएक्शन 10 घंटे में कंप्लीट होने वाली हो, तो 10 घंटे का मैंने क्या दिया, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज दिया है यहाँ। लेकिन मैंने यहां पर ही निकाला है पर्टिकुलर पॉइंट, स्पेसिफिक इंस्टेंट मैंने रेट निकाला जहां पर टेंजेंट टच करती है, तो यहां पर मुझे मिलेगा इंस्टेंटेनियस रेट।
मतलब ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो टेंजेंट निकाली है, दैट गिव्स द इंस्टेंटेनियस रेट। इसको हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट। यहां पर भी टेंजेंट निकाली मैंने इस तरीके से। चलो मैं ग्राफ एक्चुअल में दिखाता हूं आपको। देखो ओवर द कोर्स मैंने ऐसे लिखा, पूरी रिएक्शन होने तक चेंज चेक किया मैंने, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, और यहां पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। यस यस, अब यहां पर ऐसे निकालना है। अब ये क्या करना है? ये इलिमिनेट कर देना है हमें, ये निकाल देना है। एक्चुअल में ये ग्राफ कैसे होगा? इस तरीके से होगा, ये स्ट्रेट लाइन वाला। दिस इज द एक्चुअल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर ग्राफ कैसे होगा? इस तरीके से होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जनरल कंडीशन यहां पर स्लोप आपका क्या आएगा? निगेटिव आएगा, क्योंकि हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में टर्म क्या डिनोट करते हैं? निगेटिव, मतलब डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। और यहां पर स्लोप आपका कैसा आएगा? पॉजिटिव स्लोप आएगा। ठीक है, ड्रॉ दिस ग्राफ। पहले ग्राफ निकालो। तो आपको ऐसे चार ग्राफ देने वाले हैं, इसमें से रिएक्टेंट का कौन सा है, प्रोडक्ट का कौन सा है, ये आपको पूछा जाता है। तो ग्राफ किसके वर्सेस है? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो कोई भी रिएक्शन रहने दो, आपका रिएक्टेंट का कर्व ऐसे ही आएगा। ये कर्व निकाला है, पैराबोलिक कर्व निकाला है, मतलब वो पूरा रिएक्शन का कोर्स बताया। कैन प्रोडक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम? नहीं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम जैसे बढ़ रहा है वैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा है ना। देन फॉर रिएक्टेंट इज इंस्टेंटेनियस रेट स्लोप, यस निगेटिव है ना स्लोप। और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव रहेगा। चलो ग्राफ के ऊपर तो आगे चलकर काफी आना है। अब मैं दोनों का कंबाइन भी ग्राफ निकाल सकता हूं, ऐसा भी आपको दे सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये ग्राफ देने वाले हैं। आइडेंटिफाइड ए बी सी इन द रिएक्शन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। यस, ए होगा प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। बी होगा रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन देखो डिक्रीज हो रहा है बी कर्व में। व्हाट वी कॉल पॉइंट सी, यस दैट पॉइंट सी इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। अब ये आगे चलकर आपको आएगा इक्विलिब्रियम इस टॉपिक में। मतलब जिस पॉइंट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सॉरी,
मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाता है, उसे हम इक्विलिब्रियम कहें। दोनों रेट इक्वल है, मतलब रिएक्शन कहां पर है आपकी, इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये भी ग्राफ निकाल कर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, रिएजेंट है। This point should be called as a equilibrium. चलो ग्राफ के ऊपर फिर से आएंगे हम। तो अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। जो एवरेज में आपने कल किया था वही करना है, सिर्फ एक चेंज होगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेंगे। हा ते पुढे होत जाणार। रिएक्शन ज्यावेळेस कंप्लीट होईल त्यावेळेस कॉन्सन्ट्रेशन रिएक्टंटचं झिरो राहील। कॉन्सन्ट्रेशन झिरो झाला म्हणजे तो रिएक्शन कंप्लीट झाली। चलो जो कल हमने देखा था वही फिर से आज हमें अप्लाई करना है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डेल्टा की जगह डी लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट है। चलो राइट द रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब यहां पर ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, तो हम क्या कहेंगे, यहां पर कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। ए यहां पर कंज्यूम होगा और नोटेशन क्या आएगा, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। उसी तरीके से बी के लिए क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस आएगा। ठीक है, अब ये याद रखो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंस्टेंटेनियस है या एवरेज। इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। तो ये लगाने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि यहां से आगे हम पूरा इंस्टेंटेनियस ही देखेंगे, एवरेज हम अब नहीं देखने वाले। तो अगर नहीं भी लगाया ये मतलब समझ लेना वो इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात कर रहे हैं। इतना भी दिया, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, मतलब डी लिखना है आपको, डेल्टा नहीं। हाँ जब वो एवरेज देने वाले तब डेल्टा लिखना है, क्योंकि सिंपल रेट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट। और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, इन दोनों को इक्वल करेंगे। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन dt। कुछ नहीं है, कल का है वही पार्ट मैंने रिपीट किया है, सिर्फ डेल्टा की जगह डी, क्योंकि यहां पर इंस्टेंटेनियस है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आपको स्मॉल मिलता है, चेंज इन टाइम भी आपको यहां पर स्मॉल मिलता है। इसी में किसी को डाउट है? चलो अब देखते हैं, अगर कोएफिशिएंट, अब यहां पर अब तक हमने एक ही एग्जांपल देखे जहां पर कोएफिशिएंट 1:1 था। अब हम ये देखेंगे जब कोएफिशिएंट अलग अलग होंगे तब क्या करना है, इससे ये रिएक्शन। अब बताने के लिए या लिखने के लिए काफी सिंपल है,
क्या करना है, जिसका जो कोएफिशिएंट है एज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन में लिखना है आपको। क्या करना है, एज अ रेसिप्रोकल आपको लिखना है। पहले समझ कर ले लो आपको इक्वेशन कैसे लिखना है। अगर कोएफिशिएंट अलग है, एक से अलग है, तो यहां पर कोएफिशिएंट एक का तो 1 ही है, तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां पर क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बी के लिए कोएफिशिएंट क्या है, यहां पर 3 है, तो ये 3 कैसे लिखना है, एज अ रेसिप्रोकल, उस इक्वेशन में मल्टीप्लीकेशन में डालना है। कैसे लिखा मैंने, 1/3 बताता हूं, इसका रीजन भी बताता हूं ऐसे क्यों लिखना है। सी का कैसे लिखोगे आप, एज अ रेसिप्रोकल लिखता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस हाफ। ठीक है, ऐसा मत लिखो, लिखने में भी बराबर लिखो, 1/3 माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, ऐसा मत लिखो, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन में डालना है आपको, तो रिप्रेजेंटेशन भी करेक्ट चाहिए आपको। ये 1/3 माइनस ऐसा मत लिखो, यहां पर 1/3 लिखो, मल्टीप्लीकेशन। और पूरा इक्वेशन कैसे आएगा, इस तरीके से, कुछ नहीं है, सिर्फ कोएफिशिएंट कैसे लेना है, एज अ रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लीकेशन में लेना है। अब ऐसा क्यों, देखो, जब ए का 1 मोल कंज्यूम हुआ तब बी के 3 मोल कंज्यूम हुए, बराबर। when 1 mole of A is consumed, at the same time 3 mole of B are consumed, तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी इज 3 times दैट ऑफ ए। देखो मैं क्या लिखता हूं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी is 3 times रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। इज इट करेक्ट, ये समझ में आया आपको। ये समझ कर लेना, ये थ्योरेटिकल में आपको ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी is 3 times that of rate of consumption of A। अब रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी को हम क्या लिखेंगे, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, बराबर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी को ऐसा लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 इंटू, अब मुझे बताओ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए को क्या लिखोगे, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। अब ये 3 अगर इस साइड आएगा तो क्या आएगा, 1/3, तो इसकी वजह से ऐसे लिखा। ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं। वैसे मुझे थ्योरेटिकल बताओ, ए और सी का क्या रिलेशन होगा, ए और सी का रिलेशन। C इज इक्वल टू 2A, बराबर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज ट्वाइस दैट ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A। यहां से हम कंसिडर करेंगे, ये 2 को कंसिडर करो, ये 3 को इस साइड लेके जाओ, ठीक है।
अब इसको मैं रीड करूंगा क्या, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी माइनस ये 3 लेके गया मैं उधर, इज 3 टाइम्स रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। और इसका और इसका रिलेशन बताओ, बी का सी के साथ बताओ, बी का सी के साथ। यस, यहां पर से सिंपल जाएगा, रिएक्शन से देखोगे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, यहां से डायरेक्ट आपको पता चलेगा। इस 3 को इस साइड लेके जाओ, ये 3 यहां पर डाल दिया मैंने, ठीक है, यहां से कट कर दिया। अब इसको मैं कहूंगा रेट ऑफ कंजम्पशन, निगेटिव है तो कंजम्पशन वर्ड आएगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी इज 3/2 टाइम्स दैट ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक है, एक याद रखो, एक याद रखो यहां पर, ये जो इंडिविजुअल जब लिखते हैं ना, तब ये रेसिप्रोकल डालने की जरूरत नहीं है इंडिविजुअल में। जब आप ओवरऑल लिखते हो तब लिखना जरूरी है, यहां पर इंडिविजुअल में ये जरूरी नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन। Why didn't we write the rate of consumption of B to be minus, हाँ वही वही, जब सिंगल लिखना है ना तब ये कोएफिशिएंट डालने की जरूरत नहीं है। जब हम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी कहते हैं तो माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, इतना ही कहना है। सी के लिए इतना ही कहना है। रेसिप्रोकल कब यूज करना है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, देयर इज वन करेक्शन, डू नॉट राइट द रेसिप्रोकल इन अ इंडिविजुअल टर्म। हाँ, जब हम सिंगल लिखते हैं ना तब लिखने की जरूरत नहीं है, रेसिप्रोकल डालने की जरूरत नहीं है। जब हम ओवरऑल लिखते हैं तब लिखना है आपको कोएफिशिएंट एज अ रेसिप्रोकल। रिलेशन, हाँ, रिलेशन बिटवीन बी एंड सी। अब देखो इस 1/3 को मैं क्या करता हूं, 3 को इस साइड लेके जाता हूं, राइट हैंड साइड, ये लेके गया 3। ठीक है, तो इसको हम रीड क्या करेंगे अब बताओ, इतना ही है तो इसको देखो क्या लिखा है मैंने, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी लिखा है। इसको कहेंगे हम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, क्योंकि निगेटिव साइन है तो इसको रीड क्या करना है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी इज इक्वल टू, अब इतना ही जो है देखो इतना, इसको ही मैं क्या कहूंगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कहूंगा। देखो ये जो दिया है ना, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी is 3/2 times the rate of formation of C। ठीक है, तो इंडिविजुअल में डालने की जरूरत नहीं है। वैसे तो यहां से आगे आपको इंडिविजुअल लिखना भी नहीं है, पूरा ओवरऑल ही लिखना है आप। चलो ये हुआ, अगला एग्जांपल में बता देता हूं। नहीं 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 नहीं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज 2/3 टाइम्स रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी आएगा। यहां से देखो, यहां से रिएक्ट, ओवरऑल रेट से, रिएक्शन से मत देखो, रिएक्शन से नहीं समझ में आएगा। जब आप ओवरऑल रेट लॉ लिखोगे तब वहां से आपको डिटरमाइन करना है।
इस रिएक्शन के लिए लिखकर बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, पूरा आपको आपको क्या लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है। इंडिविजुअल भी लिखो और पूरा लिखो। वन मिनट। स्क्रीन दिखाई दे नहीं ना? यस यस। अब चेक करो। अब इस इंडिविजुअल के टर्म में लिखो, फिर ओवरऑल रेट के बारे में। अब इंडिविजुअल N2O5 रिएक्टेंट है तो क्या लिखोगे आप? सिंपली रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5 माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt। जब इंडिविजुअल लिखते हो तब कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं हमें। NO2 कौन है? प्रोडक्ट है, तो फॉर्मेशन वर्ड आएगा प्लस डी NO2 अपॉन dt। O2 भी क्या है? प्रोडक्ट है, तो प्लस आएगा डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। जब हम अब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ओवरऑल, अब कोएफिशिएंट एज अ क्या लिखो? रेसिप्रोकल। मतलब यह है। अब चलो NO2 का N2O5 के साथ रिलेशन बताओ, थ्योरेटिकल। मैंने किसका किसके साथ पूछा है वो देखो। NO2 का N2O5 के साथ पूछा है, तो क्या करना है, इस 4 को इस साइड लेके जाओ, ये 4 इस साइड आया, तो ये हुआ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ये 2 गेट कैंसिल, 4 आएगा। तो मतलब NO2 is twice that of N2O5। Yes, rate of formation of NO2 is 4/2, means 2 times rate of consumption of N2O5। अब मुझे NO2 का O2 के साथ बताओ। NO2 का O2 के साथ, यस, 4 टाइम्स। O2 का N2O5 के साथ बताओ। O2 का N2O5 के साथ पहले चालू से ये O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज, इसको हम कहेंगे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5, इतने को ही कहेंगे। तो हाफ टू दैट ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5। यस, लिख कर रखो, 1-2 पॉइंट लिख कर रखो आप।
जो अभी आपने बताया ये पूरा वर्डिंग में लिख कर रखो। ये पहला मैं बता देता हूँ, लिख कर देता हूँ आपको ऐसा, क्योंकि काफी क्वेश्चन रेफरेंस बुक में ऐसे दिए हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 is 4/2 times the rate of consumption of N2O5, मतलब 2 टाइम्स। ऐसा वर्डिंग में लिख कर रखो। आप कंजम्पशन की जगह वो डिसअपियरेंस वर्ड यूज करेंगे तो भी चलेगा, वही है कंजम्पशन मतलब डिसअपियरेंस। तो आपको किसी का भी रिलेशन पूछ सकते हैं, किसका किसके साथ भी पूछ सकते हैं। तो ये ओवरऑल रिएक्शन से थोड़ा कंफ्यूज होगा, तो डायरेक्ट ओवरऑल रेट कैसे लिखना है, टेक अ कोएफिशिएंट एज अ रेसिप्रोकल। चलो ये हुआ। अब आगे वाले रिएक्शन पर डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, ओवरऑल रेट ही लिखना है, सिंगल लिखने की जरूरत नहीं। इस रिएक्शन के लिए डायरेक्ट ओवरऑल रेट लॉ लिखो, ओवरऑल, सिंगल लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ पूरा लिखो, आप -1/5 जो जो है पूरा सिस्टमेटिक लिखो। पूरा ओवरऑल रेट जो लिखा था ना लास्ट स्टेप वाला, वही लिखना है आपको पूरा। चलो होने दो सबका, तब क्वेश्चन पूछता हूँ। अब जिन्होंने रेट बराबर लिखा, रेट लॉ, उनको ही आंसर आएगा। अब रिएक्शन जो देखकर बता रहे हैं उनका गलत हो सकता है। जिन्होंने रेट लॉ बराबर लिखा, रेट एक्सप्रेशन बराबर लिखा, उनका ही करेक्ट आने वाला। चलो 1 मिनट। चलो बताओ, Br माइनस का और BrO3 माइनस का क्या रिलेशन। सिर्फ फैक्टर बताना है आपको, लिखना तो समझ में आ गया सबको। चलो वेरी गुड, 5 टाइम्स। चलो Br2 का H+ के साथ बताओ। चलो चलो खुशी, अब उतना आप लिख सकते हो, डायरेक्टली बताओ फैक्टर क्या आएगा। Br2 का H+ के साथ, केयरफुली। तो स्टूडेंट 2 बता रहे हैं, ये देखो ना, ये 1/3 है, ये 1/6 है। मैंने किसका किसके साथ पूछा, ये केयरफुली सुन के ले लो। Br2 का H+ के साथ पूछा, ये Br2 इस साइड है, ये 3 इधर जाएगा तो होगा हाफ। सिंपल है। Br2 का H2O के साथ,
यस 1 आएगा। चलो Br2 का BrO3 माइनस के साथ, यस 3 आएगा। ठीक है, Br माइनस का Br2 के साथ, देखो अभी स्टूडेंट कुछ 3/5 5/3 इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। चलो अब ये मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। देखो रेट लिखा, मैंने पूछा Br का रिलेशन Br2 के साथ, अब सिर्फ Br का ही लिखा है, जो कोएफिशिएंट है ये आप 5 इस साइड डाल दो, ये 5 जाएगा ऊपर की तरफ, तो क्या आएगा, इट शुड बी 5/3 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2। इतना सिंपल है, देखो ज्यादा हार्ड आप ही बना रहे हो, सिंपल है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ Br माइनस। सिर्फ क्वेश्चन की तरफ केयरफुली सुन के ले लो, मैंने किसका किसके साथ पूछा है। तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, सिर्फ आपको ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गए इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। राइट, फर्स्ट न्यूमेरिकल, न रिएक्शन in a reaction to A gives product, the concentration of A decreases from 0.5 to 0.4 mole per liter in 10 minutes. Calculate the rate during this interval. रेट निकालना है, मतलब ओवरऑल रेट लिखो। चलो यस रूबी अपर्णा आर्या, करेक्ट करेक्ट। अब ओवरऑल रेट पूछा आपको, ओवरऑल रेट क्या आएगा, 0.01। ओवरऑल रेट पूछा है ना आपको, ओवरऑल रेट पूछा है, रेट, तो रेट एक्सप्रेशन आएगा ये, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, आपको कोएफिशिएंट इंसर्ट करना होगा ना, इंडिविजुअल नहीं पूछा आपको। आपको ये नहीं पूछा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या है, आपको क्या पूछा, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो जब हम रेट लॉ लिखते हैं तब कोएफिशिएंट तो इंट्रोड्यूस करते ही हैं। ठीक है, अब यहां पर माइनस, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब ये माइनस हाफ, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन देखो ये 0.4 है, माइनस 0.5, डिवाइडेड बाय 10, मतलब ये इनिशियल से स्टार्ट किया है तो 0 आएगा। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.1/20।
नहीं नहीं नहीं, अब मैंने क्या कहा, जिसका डेटा मेरे पास अवेलेबल है उसमें ही बताना है। प्रॉब्लम्स के बारे में याद रखो, जिसका डेटा आपको दिया है ना उसी के टर्म्स में निकालोगे ना। अब बी का डेटा मेरे पास अवेलेबल है ही नहीं, प्रोडक्ट का डेटा मेरे पास अवेलेबल है नहीं, मुझे डेटा किसका दिया है, ए का, तो मैं ए से ही निकालूंगा। यहां पर क्लियरली दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम। आप कैलकुलेशन करके देखो। आपको ये नहीं पूछा है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, नहीं पूछा है, आपको पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट द रेट, यहां पर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए पूछा होता तो 0.01 आता। कितना ए कंज्यूम हुआ ये नहीं पूछा आपको, आपको इस टाइम इंटरवल के अंदर रेट पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो फिर आपको ये कोएफिशिएंट एज अ रेसिप्रोकल लेना होगा। ये आंसर आता है 0.005। मैं अभी डिपेंड करता है ऑप्शन में दिया है या नहीं। आप बोर्ड के लिए आप इतना भी कर सकते हो, मिनट में भी कर सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल क्वेश्चन देखो, आपको क्या लिखना है, सिंपल, बाकी सब छोड़ दो। यहाँ पर पूछा है रेट, तो रेट हम कैसा लिखते हैं, रेट मतलब ओवरऑल रेट पूछा है आपको। अब ओवरऑल रेट के लिए क्या करना है, ये माइनस कोएफिशिएंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस, अब प्रोडक्ट का कुछ दिया ही नहीं ना, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं हमें आगे, प्रोडक्ट क्या है कौन है ये कुछ दिया ही नहीं आपको। अब ये क्या है, मेरा रेट है, मुझे रेट निकालना था। अब इस इक्वेशन से सॉल्व करूंगा मैं, माइनस हाफ तो इसमें रहेगा। अब ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 0.4, इनिशियल कितना है 0.5। यस, अगर वो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए पूछता तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए हम क्या लिखते हैं, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, इतना ही लिखते हैं। अगर वो ये पूछता रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, ये है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। पिछला प्रॉब्लम देखो एक बार, ये है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5, यहां पर कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ये सिंपली रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5 है। और ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ये पूरे रिएक्शन का रेट नीचे लिखा मैंने, आइदर दिस आइदर दिस आइदर दिस। ये रेट है, ओवरऑल रेट है रिएक्शन का, और ये इंडिविजुअल टर्म में लिखा है। तो आपको इस प्रॉब्लम में रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, ना कि कंजम्पशन ऑफ ए पूछा है। तो आंसर इसका आएगा मोलार पर मिनट। इसको आप सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 60 से डिवाइड कर दो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब ये केयरफुली समझ कर ले, यहां पर आपका कंफ्यूजन हो सकता है। For the reaction 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. In liquid bromine, N2O5 disappears at the rate of
देख लो 0.04, 0.01। सबसे पहले मुझे बताओ प्रॉब्लम में गिवन क्या है। यस, प्रॉब्लम में देखो N2O5 डिसअपियर्स एट अ रेट, मतलब यहां पर N2O5 का डिसअपियरेंस का रेट दिया है। मतलब मुझे माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt इतना ही दिया है, 0.02 यही दिया है मुझे। यस यस, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5 दिया है, बस इतना ही दिया है, इंडिविजुअल दिया है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5, ये मेरा गिवन है। चलो मैंने गिवन लिख दिया। ये क्या था मेरा गिवन, प्रॉब्लम से मुझे ये मिला, माइनस डी N2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू 0.02 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। अब मैंने क्या किया, मुझे क्या निकालना है, NO2 का फॉर्मेशन निकालना है। NO2 का फॉर्मेशन निकालना है मतलब मुझे निकालना है प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt, ये निकालना बराबर है। एट व्हाट रेट NO2 एंड O2 आर फॉर्म। अब यहां पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछा है एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 पूछा है, ये मुझे निकालना है। उसके साथ मुझे क्या निकालना है, प्लस यस यस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt, ये निकालना है। और उसके साथ में लास्ट में मुझे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन। अब लास्ट में उन्होंने रेट पूछा, तो अब मुझे इससे ये निकालना है, तो पूरा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा। तो अब मैं पूरा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा, अब कोएफिशिएंट को एज अ रेसिप्रोकल इंट्रोड्यूस करूंगा, बराबर। अब मेरे पास अवेलेबल है सिर्फ इतना, मेरे पास अवेलेबल है सिर्फ इतना, ये देखो ये गिवन डेटा था। अब मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है NO2 निकालना है। मैं किसके साथ रिलेशन बनाऊंगा, N2O5, क्योंकि मेरे पास N2O5 का डेटा अवेलेबल है। मैंने सेलेक्ट किया ये दो इक्वेशन, पहला और दूसरा, ये सेलेक्ट किया। अब मुझे ये टोटल पूरा ये नहीं निकालना है, मुझे कितना निकालना है, यही निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो इस 4 को इस साइड लेके जाओ, ये क्या आएगा 4/2 बराबर। अब बचा क्या यहाँ पर, N2O5 जो कि दिया है 0.02 इज इक्वल टू, आगे क्या होगा, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt। अब ये आंसर कितना आया, 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट लिख सकते हो आप, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपको पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, अब आपको पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या है। अब O2 के लिए आपने NO2 निकाला है, N2O5 ऑलरेडी दिया है, दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, या इसके साथ लिखो या इसका इसके साथ लिखो, आपकी मर्जी, आप कौन सा भी दो कंसिडर कर सकते हो। तो मैं दूसरा और तीसरा सेलेक्ट करता हूं। तो फिर ये लिखना हुआ या नहीं देख लो।
ठीक है। अब ये O2 का निकालो, मैं ये दो इक्वेशन सेलेक्ट करता हूं, कौन से भी दो कर लो, आपके पास दोनों का आंसर है, इसका भी डेटा है और ये आपने अभी निकाला है, कितना दिया था मुझे, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना था 0.04। सो द आंसर शुड बी 0.01 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यह डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। अब मुझे रेट निकालना है, रेट के लिए इन तीनों में से कौन सा भी एक ले लो। ये सेलेक्ट करता हूं, ये हाफ वैसे ही रहेगा, और ये डेटा कितना दिया था 0.02 दिया था। सो रेट शुड बी 0.01 मोल पर लीटर, सॉरी मोल पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड। तो प्रॉब्लम में क्या दिया है वो केयरफुली समझ कर ले लो। इंडिविजुअल टर्म में मतलब रेट ऑफ कोएफिशिएंट हम यूज नहीं करते हैं इंडिविजुअल टर्म में। कब आते हैं कोएफिशिएंट एज अ रेसिप्रोकल? ओवरऑल रेट लॉ में। चलो हुआ ये, एक होमवर्क के लिए ले लो। चलो ये है आपके होमवर्क के लिए। पहला गिवन क्या दिया है वो लिखते चलो, फिर ओवरऑल रेट लिखो, फिर इंडिविजुअल टर्म्स, पूरा सिस्टमैटिक वे से लिखो। स्क्रीनशॉट घेऊ नका, क्वेश्चन लिहून घ्या। स्क्रीनशॉट घेऊन गेले बरेच जण।